नमस्कार सभी को, मेरा नाम है पृथ्वी अस्थाना और आज हम बात करने जा रहे हैं शत्रुबोध के ऊपर। और उसके पहले आज विवाह पंचमी है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज के दिन राम जी और सीता जी की शादी हुई थी, तो इसी के लिए विवाह पंचमी बनाई जाती है। और आज ही के दिन राम मंदिर पे ध्वजारोहण का कार्य पूरा हुआ है, मतलब राम मंदिर पूरा बन गया है, इसकी वजह से ध्वजारोहण हुआ है, तो इसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। राम मंदिर, आप जिनको नहीं पता, राम मंदिर बनने में बहुत सारे लोगों ने जान भी दी है, बहुत सारी प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई है, तब जाके राम मंदिर आज खड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए कि आज राम मंदिर पे ध्वजारोहण हुआ है। मतलब बोलते हैं ना, हिस्ट्री होती है ना एक, मतलब इतने सालों से किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल किया और वो आज जाके मिली है। तो बहुत कम लोगों के, मतलब मेरे एज के जो लोग हैं उनको कम पता है कि इसके पीछे कितने एफर्ट्स गए थे, कितना स्ट्रगल गया था, तब जाके ये चीज़ें हासिल हुई, कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों ने आंदोलन किया। तो एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि आज उसका ध्वजारोहण पूरा हुआ है। और मैं ज़रूर आपसे विनती करूँगा कि जो जितने भी स्ट्रगल्स हुए, जितने भी लोग मरे, इनके बारे में जाके ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अहम है कि हम जाने कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये क्यों ऐतिहासिक है। तो आते हैं आज के वीडियो के विषय पे, शत्रुबोध। शत्रुबोध माने ये कि हमको हमारे शत्रु के बारे में कितना ज्ञान है, कितना बोध है, क्या क्या पता है उसके बारे में, और क्या क्या पता है उसके बारे में। और मुझे लगता है कि हमको बहुत कम पता है शत्रु के बारे में। मैं ये टॉपिक पीपल सेंट्रिक ही रखना चाहूँगा, गवर्नमेंट के ऊपर कम जाऊँगा। मैं लोगों के बारे में ही ज़्यादा बोलना चाहूँगा कि लोगों के बारे में सोचे देखें, तो मेरे को लगता है कि हमारे में शत्रुबोध बहुत कम है। हम हमेशा अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि हम बोलते रहते हिंदू मुसलमान, लेकिन हम ये ही नहीं जान पाते कि हमारा शत्रु कौन है। हमारा शत्रु इस्लामी विचारधारा है, ना कि कोई मुसलमान व्यक्ति या जो भी हो वो। हमारा जो शत्रु है वो विचारधारा है, क्योंकि उनकी विचारधारा ही गलत, जो पॉलिटिकल इस्लाम है, जो उसकी विचारधारा है वही गलत है। अब पहली बात तो इसको धर्म, जब हम बोलते हैं ना, धर्म और मज़हब में फ़र्क समझिए। वो एक मज़हब है, हमारा धर्म। धर्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और मज़हब जो है वो अलग चीज़ होती है। मतलब वो मनुष्य द्वारा चलाई गई चीज़ होती है मज़हब, और धर्म इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट। तो पहले हमको इसके बीच में डिफरेंस करना होगा। जैसे पहले मैंने वीडियो में बोला था कि स्वबोध नहीं है हमको, तो जब तक स्वबोध नहीं होगा तब तक शत्रुबोध भी नहीं होगा। तो शत्रुबोध होने के लिए पहले स्वबोध होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट इससे करें कि धर्म और मज़हब में पहले फ़र्क करें। हमारा जो सनातन जो है वो धर्म है और वो एक मज़हब है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो विचारधारा है वो काफ़ी अलग है दोनों की। और आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि, मतलब जब वो ध्वजारोहण हुआ था तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि ये ध्वज जो है ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। मैं मानता हूँ ये भारतीय सभ्यता तो ज़रूर, लेकिन हिंदू और सनातनियों के जागने का, पुनः जागरण का एक प्रतीक है। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहूँगा। मैं ऐसे ही नहीं बोलूँगा कि हम लोग को, जैसे अभी घुसपैठियों की प्रॉब्लम चल रही है, अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रही। लोग जो एसआईआर पे मुद्दे उठा रहे हैं वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उठा रहे हैं, मैं तो मानता हूँ। क्योंकि आप देखिए, अब इसमें एक एग्जांपल है पलाश अधिकारी का। पलाश अधिकारी जो बांग्लादेशी सिटीज़न था, वो यहाँ पे आया था और वो यहीं रहता था, और कहीं हाँ, और यहाँ पे रहता था, उसने यहाँ पे काम भी किया। मतलब नाम उसका कुछ और था, बट उसका इंडियन नेम जो था वो पलाश अधिकारी था। वो यहीं पर रहता था, धीरे धीरे काम करके उसने सारी चीज़ें बनवा ली, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एवरीथिंग चीज़ें बना ली उसने, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एवरीथिंग। जो पलाश अधिकारी नामक जो व्यक्ति था, और वो एक्चुअली में बांग्लादेशी था, और वो यहाँ से सऊदी अरेबिया या यूएई कहीं तो गया, मिडिल ईस्ट में काम करने, इंडियन पासपोर्ट पे।
और वो वापस आया और मतलब 10 साल, ऐसा 10-12 साल हो गए थे, वापस आया और फिर उसने चाहा कि मैं इधर ज़मीन खरीद के अपने परिवार को बुला लेता हूँ और यही रहता हूँ। तो वो जब वो रजिस्टर करने गया लैंड और उस चीज़ में, तब उसको पकड़ा गया कि ये बांग्लादेशी है, बाहर से आया, और उसमें कोर्ट केस था। और अब जाके पढ़िएगा, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है वो। तो बाद में ये पता चला कि पलाश अधिकारी जो है वो एक बांग्लादेशी है और उसने वो रेडिकलाइजेशन का काम कर रहा था इंडिया में। अब ये सोचिए, और ये मॉडस ऑपरेंडी है, ये आईएसआई ले लो और बहुत जितनी सारी ये दोज हु वर्क अगेंस्ट इंडिया, जो रेडिकलाइज करना चाहते हैं इंडियन यूथ को, उनका एक मॉडस ऑपरेंडी है। वो क्या करते हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ है, समझ लो असम है, बांग्लादेश है, और भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर जिनका टच होता है, वहाँ से इनको भिजवाते हैं। मतलब इसमें भी करप्शन होता है, बीएसएफ को पैसा दे के, जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी उनको पैसा दे के घुस जाते हैं ये लोग। और कहीं कभी कभी जहाँ पे वॉच नहीं रहता, या जहाँ पे बीएसएफ नहीं रहता, वहाँ से घुसवाते हैं इन लोगों को। अब ये लोग घुस गए, अब इनके साथ क्या करते हैं, इनका अभी बांग्लादेश सरकार तो आपको पता है कितनी सपोर्ट है, सॉरी वेस्ट बंगाल सरकार तो आपको पता है कितनी सपोर्टिव है। अभी एसआईआर में इतनी सारे लोग बाहर भाग के जा रहे हैं, तो उधर उनका आधार कार्ड बन जाता है, फिर आधार कार्ड बन जाता है, और बाद में ये लोग को भेजा जाता है कर्नाटक, केरला, या जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो वहाँ पे ये मजदूरी करने जाते हैं, इनका आधार कार्ड बना देते हैं और इनको एज ए मजदूर लगा देते हैं। अब आधार कार्ड बन गया और मजदूर भी लगते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल रेट चल रहा होता है उस एरिया में, उससे कम मांगेंगे। तो कैसा कि कोई भी बिल्डर होगा इनको जल्दी हायर करेगा, जल्दी ट्रस्ट करेगा, बिल्डर या जो लुक ओवर कर रहा होगा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को, इनको जल्दी हायर करेगा क्योंकि कम मजदूरी मांग रहे हैं। और फिर ये धीरे धीरे ऐसे स्लीपर सेल्स जो है वो स्प्रेड होते जाते हैं, और फिर इनका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, सारी चीज़ें बन जाती हैं। अब एक और एग्जांपल है, अब देखो सैफ अली खान को जिसने मारा था वो भी बांग्लादेशी था। मतलब ये हमारे घर तक घुस गए, हमारे घर पे कोई मेड्स आती वो भी बांग्लादेशी रहती हैं। तो ये चीज़ है, घुसपैठिए का इतना बड़ा प्रॉब्लम। अभी एसआईआर में आप देख रहे होंगे चीज़ें, मतलब लोग ऐसे भाग के जा रहे हैं, वो लोग 6-6, 10-10 साल से यहाँ रह रहे थे। अब जाके पढ़िएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10-10, 6-6 साल से रह रहे थे, उनका आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, सब कुछ है। इमेजिन करिए कितना बड़ा प्रॉब्लम। वो तो अभी जागरूक हुए हैं, पहले से पढ़े। सोचो अगर ऑपरेशन से ये पहलगाम नहीं होता, या जागृत नहीं होते हम लोग, या गवर्नमेंट जागती नहीं कि इन घुसपैठियों को बाहर निकालना है, तो कैसी चीज़ें होती। तो यही मैं कहना चाहूँगा, ये जो रेफ्यूजीज़ का मामला है ना, ये जो विचारधारा, ये जो रेडिकलाइज करते हैं लोगों को, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती है। अब जैसे डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर मुजम्मिल, ये जो पूरा ये इंटरस्टेट मॉड्यूल पकड़ा गया है, ये इन्हीं को तो रेडिकलाइज किया जाता है। ऐसे लोगों को पकड़ के, मतलब लोग छोड़ो, वो तो ऐसा भी नहीं कि पुअर थे, मतलब नीट में टॉपर थे, डॉक्टर थे, सारी चीज़ें थी, वो लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितना बड़ा इशू है ये। पीपल लाइक प्रोफेशनल डॉक्टर्स आर गेटिंग रेडिकलाइज बाय दिस, एंड वो वीडियो में आके कह रहा है, वो जस्टिफाई कर रहा है क्या सुसाइड बॉम्बिंग को। सो जस्ट इमेजिन हाउ बिग द प्रॉब्लम इट इज़ दैट वी डोंट नो, वी आर, मतलब हम लोग हमेशा उदारवादी हो जाते हैं, सेक्युलर हो जाते हैं। सेक्युलरिज्म तो मतलब मेरे को तो लगता है चूरन है जो बेचा जा रहा है बस, और कुछ नहीं है सेक्युलरिज्म में। सेक्युलरिज्म जितना करते रहोगे उतना दूसरे लोग तुमको कन्वर्ट करेंगे, दूसरी जो चीज़ें हैं वो तुम पर हावी होती हैं, और कुछ नहीं होता सेक्युलरिज्म। एक मुस्लिम कंट्री बता दो जहाँ पे सेक्युलरिज्म है। देयर आर 57 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, वहाँ पे सेक्युलरिज्म है क्या? और सेक्युलरिज्म जहाँ पे है उधर देखो आज कितनी प्रॉब्लम है। यूरोप को ले लो, 2017 में यूएई का फॉरेन मिनिस्टर था बिन ज़ैयद, अब्दुल्ला बिन ज़ैयद। उसका वीडियो आज भी है यूट्यूब पे, उसको जाके देख लो। उसने बोला है कि ये जो रेफ्यूजीज़ को ये पनाह देते हैं ना यूरोप वाले, वो बाद में जाके इनको ही डसेगा, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी इनके लिए। और आज देखो यूरोप में उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
अब यूके में वो टॉमी करके कोई तो लीडर था, फार राइट लीडर, उसने प्रोटेस्ट किए कि ये सब रेफ्यूजीज़ और इनको निकालो। फ्रांस, हर जगह यूरोप में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूके में उन्होंने शरिया लॉ का प्रोफेसर अलग से अपॉइंट किया है, जस्ट टू टेंड टू जो मुस्लिम्स हैं उनको। उधर मेयर है यूके में मुस्लिम्स का। तो आप सोचिए ये धीरे धीरे कैसे टेक ओवर करते हैं। मतलब पहले ये कन्वर्जन करेंगे, फिर लोगों कन्वर्ट हो गए, या रेफ्यूजीज़ बहुत इतने सारे घुसेड़ देंगे, धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेंगे, फिर पूरे देश को कन्वर्ट करेंगे। अब यूके में यही प्रॉब्लम चल रही है। उसमें मैंने एक बार गार्डियन का आर्टिकल पढ़ा था, द गार्डियन का आर्टिकल अभी भी रहेगा वो देवर टॉकिंग अबाउट ग्रूमिंग गैंग्स। अब यूके में ग्रूमिंग गैंग्स होती हैं जो यही रेफ्यूजीज से बनती है, और ये क्या करते हैं, लड़कियों को रेप करते हैं, लड़कियों के साथ बुरी चीज़ें करते हैं, किडनैप करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और गार्डियन में छपा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, द गार्डियन में ही छपा है। और ये जो यूके की अथॉरिटीज़ है उनके पकड़ में आया, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बोला, मतलब क्यों नहीं रिपोर्ट किया या क्यों नहीं इसका इशू बनाया, क्योंकि ये रेसिस्ट साउंड करेगा, इसलिए उन्होंने नहीं बोला। जस्ट इमेजिन, they are kidnapping your girls, they are raping your girls, but you can't speak up because it will sound racist. ये मैं नहीं बोल, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वो रेसिस्ट साउंड होगा, मतलब रेसिस्ट लगेगा, इसलिए हम लोग ने नहीं बोला। दैट इज़ रिटन इन दैट आर्टिकल। अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये जो अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था ना इजराइल पे। अब इसके बारे में चाणक्य डायरीज में मैंने पढ़ा था, और जो गौरव आर्या का वीडियो देखा उसमें भी था। गौरव आर्या का वीडियो देखिए आप, उसमें भी उन्होंने बोला है कि चाणक्य डायरीज जो है उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने जो फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया थे इज़राइल के, उनके साथ उनका इंटरव्यू, और उसमें लिखा, उन्होंने पूछा था कि इतना मैसिव अटैक कैसे हो गया आपके ऊपर, अक्टूबर 7 का जो अटैक था। मतलब इज़राइल इज़ नोन फॉर इज डिफेंस एंड एवरीथिंग, बट फिर भी इतना बड़ा मैसिव अटैक कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि उसके पहले, अक्टूबर 7 के पहले, उन्होंने बॉर्डर्स खोल रखे थे पैलेस्टीनियंस के लिए कि वो यहाँ पे आए, अपना खर्चा पानी, मतलब उनको कमाना है, हॉस्पिटल में नौकरी करे, यहाँ नौकरी करे, कमाए और वापस जाए। मतलब फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश करना चाहते थे इज़राइल के साथ, मतलब पैलेस्टीन के साथ, सॉरी। इज़राइल वांटेड टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद पैलेस्टीन। तो उन्होंने बॉर्डर खोल रखा था, पैलेस्टीनियंस रोज़ बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ काम करने आते थे, पैसा कमाते थे, वापस जाते थे। फिर बाद में ये सब अटैक हुआ तो उनको पता चला कि यही पैलेस्टीनियंस जो थे उन्होंने बताया है कि यहाँ से अटैक करो, ऐसी ऐसी चीज़ें, हमास को मदद की है। अब मुझे बताओ कि, अब ये मैं सब नहीं कह रहा, ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने फैक्ट्स दिए आपको, मैंने ये नहीं बोला कि मैं बोल रहा हूँ, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि शत्रुबोध, ये हमारा जो सेक्युलरिज्म है, ज़्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं, उदारवादी हो जाते हैं, ये नहीं चलेगा। जब तक हम लोग अपने आप से ठीक नहीं होंगे ना, तब तक ये चीज़ें चलती ही रहेंगी ऐसे ही। फिर धीरे धीरे कन्वर्ट करते रहेंगे। कन्वर्ट करने के बाद वो एक बहुत ही सुंदर शब्द है, उसका नाम है, उसको बोलते हैं कल्चरल हंटर्स। मतलब ये हमारे कल्चर को हंट करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा जो सेक्युलरिज्म है, लेफ़्ट बोलते हैं जिनको, लिबरल जो है, उनकी वजह से ये लोग टेक ओवर करते हैं हम लोग के ऊपर। और जो लेफ़्ट और लिबरल्स जो है वो अपने स्वार्थ में बैठे हुए हैं। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। अब ये जेनजी प्रोटेस्ट जो करते हैं, जो फॉर एग्जांपल राहुल गांधी जेनजी प्रोटेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि जेनजी को तुम प्रोटेस्ट करो। राहुल गांधी खुद कहाँ बैठे हैं, उनको सारी सुविधा है, लेकिन बोलेंगे जेनजी की तुम प्रोटेस्ट करो। अभी लेटेस्ट एग्जांपल कल परसों की बात है, दिल्ली में वो एयर पोल्यूशन के नाम पे हिडमा के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। अब हिडमा एक नक्सलाइट है जिसने, मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के लीडर्स को भी मारा है, और बहुत सारे सीआरपीएफ जवान जो है हमारे, उनको भी मारा है। इतने बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड है उस पर। नाउ जस्ट इमेजिन हु इज़ टीचिंग दोज पीपल दैट, वो छोड़ो, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उनको सिखाया किसने? जस्ट इमेजिन। और वो आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
ये आप बोलते रहते हो ना, लिबरल होना चाहिए हमको, उदारवादी सेक्युलरिज्म होना चाहिए, ये होता है सेक्युलरिज्म से। और सेक्युलरिज्म का मतलब, सेक्युलरिज्म हटा दोगे तो ये मतलब नहीं है कि आप पे अत्याचार होते रहेंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये गलत धारणा बना रखी है समाज में कि अगर सेक्युलरिज्म हटा देंगे तो बिल्कुल मतलब हर कोई पे अत्याचार, दूसरे धर्मों, दूसरे मज़हबों पे अत्याचार होने लगेगा और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्या बोलते हैं, प्रोपेगेंडा जो चलाया गया है, लोगों के दिमाग में भरा गया है कि सेक्युलरिज्म अगर हटा दिया तो मतलब गलत। हम लोग अभी स्पीकअप ही नहीं कर पाते, हम लोग हमेशा डर के रहते। अरे डर के उनको रहना चाहिए, हम लोग क्यों डर के रहें? वो गलत कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल कि ये सेक्युलरिज्म, ये लेफ्टिस्ट लिबरल और हमारा जो उदारपना जो है ना, ये सारी चीज़ों को बढ़ाता है। और आज के मोदी जी के भाषण में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान देने लायक है। उन्होंने पहली बात तो यही चीज़ बोली जो मैंने पहले मेंशन की थी कि ये ध्वजारोहण जो है ये भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण है। और मैंने पहले कहा था कि ये हिंदू सनातनियों, इनका भी पुनर्जागरण का प्रतीक है। और उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की। मैं जेन्युइनली चाहूँगा कि आप जाके वो भाषण को सुने। और पुनर्जागरण की बात बहुत इम्पोर्टेंट है, यही शत्रुबोध, स्वबोध और पुनर्जागरण। उन्होंने ये भी कहा, वही चीज़ जो मैंने पहले वीडियो में कही थी कि हमको हमारी संस्कृति को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उस पर गर्व करना पड़ेगा, तभी ही आगे बढ़ पाएंगे। मैंने बोला था कि हम लोग ने ये चीज़ को अपनाया नहीं है, गर्व नहीं किया, इसलिए आज हम लोग यहाँ तक हैं। अब इसको एक छोटे एग्जाम्पल के साथ मैं आपसे रिलेट करना चाहूँगा कि आप जब मतलब कहीं काम करने जाते हैं या अपना सीवी बनाते हैं या अपना सीवी कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं, अपना सीवी बना के, और अपने सीवी में आप क्या लिस्ट करते हैं? आपकी सारी क्वालिटीज़, कि मेरी क्वालिटी ये है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ। फिर अब जब आप इंटरव्यू भी देने जाओगे तब आप बोलोगे कि हाँ मेरी क्वालिटीज़ ये है, मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं वैसा काम करता हूँ, जिसकी वजह से आप सिलेक्ट होते हो। तो यही चीज़ हम हमारे संस्कृति के बारे में क्यों नहीं कर सकते? हमारे देश के बारे में क्यों नहीं कर सकते कि हम अपने संस्कृति की क्वालिटीज़ ढूंढें, अच्छी चीज़ें ढूंढें और उस पर गर्व करें। वही मोदी जी ने भी कहा कि हमको अपनी संस्कृति पे गर्व करना ही होगा, उसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड दैट इज़ वेरी मच ट्रू। क्योंकि हमारी संस्कृति को तोड़ा गया, मरोड़ा गया और एक गलत वे में पेश किया गया। इसके लिए आपको लगता है कि हमारी संस्कृति ऐसी है, वैसी है, लेकिन जब तक हम अपनी सही संस्कृति को जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ने वाले। और उन्होंने बात की मकौले की, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात की, उन्होंने वापस आज बात की मकौले की कि उसकी जो विचारधारा थी, एजुकेशन सिस्टम जो उसने बनाया था, वो आज तक वही है और हमारी जो गुलामी की मानसिकता है उससे हम लोग आज़ाद नहीं हुए। बहुत सही बात है, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि वो कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि हमको ये गुलामियों की मानसिकता से निकलना है और हमको जेन्युइनली निकलना पड़ेगा। और उन्होंने तो बहुत बड़ा संकेत दिया, आपने अगर सुना होगा तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा बाहर से लिया गया, मैग्ना कार्टा। उन्होंने इस पे कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाहर से लिया गया है। और क्या ये चेंज हो, मतलब वो कहने का उनका तात्पर्य ये था। अब ये मेरा कहने, मतलब मैं इसका एनालाइज कर रहा हूँ, इस मतलब कोई किसी ने ये बोला नहीं है, मैं एनालाइज कर रहा हूँ ये कि वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना, मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों से लिया गया है, यूएस, फ्रांस, आयरलैंड, जापान, इतनी सारी जगहों से लिया गया है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि मेरूर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तमिलनाडु में जगह है मेरूर, उधर एक शिलालेख है 1100 साल पुराना। वहाँ पे लिखा गया है कि वहाँ पे लिखा गया है कि मतलब डेमोक्रेसी के बारे में लिखा गया है। वहाँ पे इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया है कि कोई मेंबर ग्राम पंचायत में कैसे इलेक्ट होगा, कितना, कैसे असेंबली इलेक्ट होगी, असेंबली कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी। और
इतना भी लिखा है कि कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई कैसे होगा। हज़ारों 1100 साल पहले का वो शिलालेख है तमिलनाडु में। तो जस्ट इमेजिन, वही उन्होंने कहा इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और हम लोग ने दूसरे लोगों से उठा के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और ये संकेत दिया है उन्होंने उस पर बोला कुछ नहीं है, संकेत है, और ये बहुत हैवी संकेत है। आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इस पे क्या करेंगे आगे वो। और लास्ट में उन्होंने भी कहा कि हमको राष्ट्रहित में सोचना चाहिए। यही चीज़ मैं तो पहले से ही कहते आ रहा हूँ वीडियोज़ में अपने, कि राष्ट्रहित में सोचो, जो राष्ट्र के लिए अच्छा है वही सोचो, चाहे वो शत्रु अगर वो गलत है तो गलत है। अगर हम लोग सेक्युलरिज्म अपनाएंगे जिससे शत्रु हम पर हावी होगा, तो सेक्युलरिज्म नहीं अपनाना चाहिए, ये तो गलत है तो गलत है। और इसकी वजह से ये जो रेडिकलाइजेशन हुआ है, ये सेक्युलरिज्म की वजह से ही मैं कह रहा हूँ। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी क्यों चल रही है आज, उसमें कितने लोग रेडिकलाइज थे। वो तो गवर्नमेंट ने पकड़ा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई तो इनको रेडिकलाइज कर रहा था ना। और इतना सारा 3 टन अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया इतना, तो ये लोकल सपोर्ट के बिना तो होगा नहीं, ऐसे ही थोड़ी हो गया होगा। 3 टन नाइट्रेट को ऐसे ही ले आएगा, कहीं ना कहीं से लोकल सपोर्ट तो मिला ही होगा इनको। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि, और मैं वापस कह रहा हूँ कि सेक्युलरिज्म हटाने से ये बात नहीं है कि दूसरों पे अत्याचार होगा। सेक्युलरिज्म ये जो शब्द है ना, ये बहुत गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है लोगों के ऊपर हावी होने के लिए। सेक्युलरिज्म अगर दोनों साइड, मतलब अगर हिंदू और बाकी के मज़हब भी अगर इसको सही मान के चले तो सही हो, तो कुछ चीज़ें और होती। लेकिन हम अगर इसको सही मानते हैं ना सेक्युलरिज्म को, दूसरा साइड सही नहीं मानता, वो हम पर हावी होना चाहता है, हम किसी पर हावी होना नहीं चाहते। ये मुद्दा है, शत्रु बोध का यही मुद्दा है कि हमको पता ही नहीं है दूसरे साइड करती क्या है, क्योंकि हमको स्वबोध है ही नहीं, तो शत्रु बोध कैसे होगा। तो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को जब तक अपनाएंगे नहीं, तब तक चीज़ें नहीं बदलने वाली। यही मेरा कहने का, यही वीडियो, आज के वीडियो का कहने का उद्देश्य था कि शत्रु बोध, अपने शत्रु को जानिए कि वो कर क्या रहा है। आप सिर्फ वो मीडिया पे प्रोपेगेंडा देख के और वो करके मत, मैं तो कहता हूँ मीडिया पे आजकल इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसको जो भी देख रहे हो उसको पहले वेरीफाई कीजिए, फिर ही बिलीव कीजिए। सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, बहुत गलत चीज़ हो रही है आजकल। और ध्यान रखिए, अवेयर रहिए हमेशा कि आजू बाजू में हो क्या रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं। स्वबोध रखिए, शत्रुबोध रखिए, तो ही इस भारत का पुनरुत्थान होगा। जब तक लोगों में वो चीज़ें नहीं आएंगी, तब तक वो चीज़ पूरे भारत देश को नहीं मिलेंगी। यही कहने, आज यही समाप्त करते हैं, और विचार ज़रूर करिएगा जो मैंने कहा है उस पर, और विचार करते करते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।